सुहेब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट टाइम आपने गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन की थी, जो कि एक होलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया, राइट। आज हम उसकी सेकंड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इसके टाइटल से पता चल रहा है आपको क्या चाहिए। आपको एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज चाहिए, और क्या फाइंड करना है उसकी वजह से उसकी वजह से पैदा होने वाली फील्ड की इंटेंसिटी को आपने फाइंड करना है। और इसके अंदर आपने इस्तेमाल क्या करना है, गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आप लास्ट टाइम देख चुके हैं। उसके लिए आपको गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ती है, जो कि एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है, राइट। अब हम यहाँ सबसे पहले इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को क्या करने जा रहे हैं, सपोज करने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है, कंसीडर किया है कि एक प्लेन ऑफ शीट ऑफ एन इनफाइनाइट एक्सटेंट, जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक आपके पास इनफाइनाइट एक्सटेंट की एक शीट है, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब चूंकि इतनी बड़ी शीट को स्टडी करना हमारे लिए जो है बहुत एक मुश्किल बात है, तो हम उसका एक फाइनाइट पार्ट क्या कर लेंगे, उसका एक फाइनाइट पार्ट हम स्टडी कर लेंगे, राइट। चूंकि जो बिहेवियर उस फाइनाइट पार्ट का होगा वही बिहेवियर पूरी शीट का होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो फाइनाइट शीट की इंटेंसिटी होगी वही पूरी की पूरी शीट की इंटेंसिटी होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, राइट। तो अब हम उसका एक पूरी शीट का, यानी कि एक बहुत बड़ी शीट का एक फाइनाइट पार्ट क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ यही लिखा हुआ है, अ फाइनाइट पार्ट ऑफ शीट इज शोन एज बिलो। यानी कि एक इनफाइनाइट शीट का एक फाइनाइट पार्ट आपने ले लिया। ये आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर शेप की आपके पास ये शीट है, और उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, राइट। अब इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से पैदा होने वाली फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह एक जैसी होगी। अब हर जगह एक जैसी क्यों होगी, वो हर जगह एक जैसी इसलिए होगी क्योंकि हर तरफ चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो फील्ड की इंटेंसिटी भी हर जगह कैसी होगी, एक जैसी होगी, यानी कि यूनिफॉर्म, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, चूंकि आपने गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए इसको फाइंड करना है, तो गॉसेस लॉ के लिए आपको क्या चाहिए, एक इमेजिनरी क्लोज्ड शेप्ड सरफेस चाहिए, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। इस टॉपिक के अंदर जो गॉसियन सरफेस ली गई, इट इज व्हाट, इट इज अ सिलेंडर। यहाँ एक सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस क्या की गई है, सपोज की गई है। यहाँ मैंने वही बात लिखी हुई है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज सपोज्ड पासिंग थ्रू द शीट एज शोन। यानी कि इस शीट के अंदर से आर पार वो सिलिंड्रिकल सरफेस जो है गुजर रही है, जिसको आप किसका नाम दे रहे हैं, गॉसियन सरफेस का नाम दे रहे हैं। अब ये जो गॉसियन सरफेस, इसकी तीन सरफेसेस हैं। एक सरफेस ये वाली टिप है, एक सरफेस ये वाली टिप है, जो कि दोनों सिमेट्रिकल हैं, और एक ये राउंड शेप वाली। अगर ये मार्कर में एक सिलेंडर कंसीडर करूं तो इसकी ये वाली सरफेस, सरफेस नंबर 1 S1, इसकी ये वाली सरफेस, सरफेस नंबर 2 S2, और इसकी जो राउंड शेप की जो कर्व्ड सरफेस है दिस इज S3। यहाँ तीन सरफेसेस को आपने क्या किया है, सपोज किया है। अब आपने गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत है। अगर आपने इस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो आपको इन तीनों सरफेसेस में से पास होने वाला फ्लक्स क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो तीन सरफेसेस हैं, सबसे पहले आपको इनके वेक्टर एरियाज का पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले अगर मैं सरफेस S1 की बात करूं, तो इसका जो वेक्टर एरिया बेटा वो इस तरह से नॉर्मल होगा, जिसको A1 से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ, राइट। और इसके ऊपर जो फील्ड लाइंस है, क्योंकि ये शीट कुछ इस तरह से पड़ी है, फील्ड लाइंस यहां से भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और यहां से भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि लेफ्ट टू राइट इस तरह से अलाइंड होगी, राइट। अगर इसमें से सिलेंडर पास हो रहा है तो फील्ड इसके वेक्टर एरिया के साथ भी क्या होगी, पैरेलल, और यहां से इसके वेक्टर एरिया के साथ भी क्या होगी, पैरेलल होगी। इसका मतलब जो सरफेस S1 है और जो सरफेस S2 है, इन दोनों के साथ उस शीट के ऊपर पाए जाने वाले चार्ज की वजह से पैदा होने वाली फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल होगी। और पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, दोनों एरियाज और फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा।
इट मींस अगर मैं सरफेस S1 का फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश करूं, जो मैंने यहां लिखा हुआ है फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, वो phi1 होगा जो कि E डॉट A1 का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब डॉट प्रोडक्ट को हटाएं तो आपके पास cos ऑफ थीटा आता है, और चूंकि मैंने अभी आपको समझाया कि दोनों फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल होंगे एट बोथ ऑफ दीज टिप्स। इन टिप्स के ऊपर एरिया और फील्ड आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल, क्योंकि फील्ड भी नॉर्मल होगी और उसके साथ साथ वेक्टर एरिया भी इसके ऊपर नॉर्मल होता है। दोनों में बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो आपके पास phi1 विल बी इक्वल टू व्हाट, EA1। सिमिलरली आप S2 में से पास होने वाला क्या कर सकते हैं, फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन S1 में थी वही सिचुएशन S2 में है। तो डायरेक्टली मैंने यहां लिखा हुआ phi2 इज इक्वल टू EA2, क्योंकि यहां भी एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अब आपको नजर आ रहा है कि ये सिलेंडर जो है ये सिमेट्रिकल है, यानी कि जो एरिया इस S1 सरफेस का है वही एरिया इस S2 सरफेस का है। अगर दोनों एरियाज आपस में इक्वल हैं तो मैं यहां लिख सकता हूं कि A1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A2, एंड दोनों को इक्वल होने की वजह से मैं A से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। अब ये मैंने रीजन लिखा हुआ है कि ये सिमेट्रिकल है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं A1 A2 को इन दोनों रिलेशंस के अंदर, यानी कि ये जो EA1 है और ये EA2 है, इन दोनों को मैं A से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास फ्लक्स थ्रू S1 आ जाएगा phi1 इज इक्वल टू EA। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 विल बी इक्वल टू व्हाट, EA, राइट। ये दोनों सरफेसेस का फ्लक्स आपके पास आ गया। अब मेरे पास जो तीसरी सरफेस है, इट इज दिस इज कर्व्ड सरफेस। ये जो आपके पास सिलेंडर की कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। तो हर लम्हा अगर मैं इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करूं तो हर लम्हा इसकी हर तरफ जो वेक्टर एरिया होगा सरफेस के हर तरफ, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन फील्ड चूंकि राइट टू लेफ्ट आपको नजर आ रही है, क्योंकि आपके पास शीट ऐसे पड़ी हुई है, फील्ड चूंकि आपको राइट टू लेफ्ट नजर आ रही है, तो कहीं भी इसका एरिया हो, आपकी तरफ हो, मेरी तरफ हो, अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, क्योंकि ये कर्व सरफेस है, इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो हर सरफेस के ऊपर नॉर्मल होने की वजह से आपकी तरफ, मेरी तरफ, राइट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में आ सकते हैं। लेकिन फील्ड चूंकि राइट टू लेफ्ट आपके पास नजर आ रही है आपको, तो उस फील्ड के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे होने की वजह से उसके साथ बनने वाला एंगल, तमाम वेक्टर एरियाज जो इसके ऊपर सपोज किए जा सकते हैं, वो 90 डिग्री होगा। इट मींस ये जो सरफेस S3 है, इसका एंगल वेक्टर एरिया के साथ हर पॉइंट के ऊपर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इस केस के अंदर अगर मैं सरफेस S3 को सपोज करूं, जरा तवज्जो दीजिएगा, सरफेस S3 की अगर मैं बात करूं तो यहां phi3 E डॉट A3 विल बी इक्वल टू EA3 cos ऑफ 90 डिग्री। अब cos ऑफ 90 आपको पता है किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर cos 90 आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है तो आपके पास पूरी प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 क्या आएगा, 0 आएगा। कोई फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस करके नहीं जा रही, आपको वो डायग्राम से भी समझ आ रही है। तो थ्योरेटिकली भी इसका फ्लक्स आपको 0 नजर आ रहा है, उसके साथ साथ मैथमेटिकली भी इसका फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके ऊपर पाए जाने वाले तमाम वेक्टर एरियाज अगर इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर आप सपोज करें तो, राइट। अब इसका फ्लक्स चूंकि 0 हो गया, अब पूरी सरफेस का जो फ्लक्स है, मैं तमाम फ्लक्सेस को, इंडिविजुअल फ्लक्सेस जो आपने फाइंड किए तमाम सरफेसेस के, उनको ऐड करके इस पूरी बॉडी, इस सिलेंडर में से पास होने वाला फ्लक्स क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं। अब टोटल फ्लक्स अगर मैंने निकालना है तो phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, मैंने तीनों फ्लक्सेस को ऐड कर दिया, इनकी वैल्यूज पुट की EA प्लस 0, और इनको ऐड करने से मेरे पास जो टोटल फ्लक्स आ गया, इट इज phi E इज इक्वल टू 2EA। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, A क्या है, उस वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड है जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट, या उस टिप का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आपके पास जो फ्लक्स निकला है वो इन टिप्स का निकला है। इस राउंड सरफेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इस एरिया के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है जिसकी वजह से यहां फ्लक्स पैदा हो रहा है, यानी ये जो आपके पास पॉइंट है जिसके अंदर ये चार्ज इनक्लोज्ड होगा, जिसकी वजह से ये फील्ड लाइंस इन टिप्स की तरफ आउटवर्ड आ रही होंगी, तो इस सर्टेन एरिया की जो वैल्यू होगी वो टिप्स के एरिया के बराबर होगी। अब इस एरिया के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इस एरिया के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है एरिया के लिहाज से उसको हम क्या नाम देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम देंगे। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब एरिया कौन सा, एरिया वही सिलेंडर का राउंड शेप वाला एरिया टिप्स का, जिसके अंदर वो चार्ज इनक्लोज्ड है और वहां से फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, तो एरिया वही वाला होगा यहाँ। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस एंड
पर यूनिट एरिया जो आपके पास एरिया होगा उस गॉसियन सरफेस का, राइट। यहां से अगर मैं टोटल चार्ज की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, एक एरिया को वहां मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया को वहां मल्टीप्लाई करने से मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा सिग्मा ए। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस, तो आपके पास टोटल चार्ज की वैल्यू है। अब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये टोटल चार्ज क्यों फाइंड किया है, क्योंकि आप गॉसेस लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। और आपको पता है गॉस लॉ के अंदर दो ही चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, एक तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड और दूसरी बात क्या आपको रिक्वायर्ड वहां आपको फ्लक्स की वैल्यू चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के काबिल हो जाएंगे, राइट जी बेटा। अब मैं यहाँ गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ मैं लिखा हुआ बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी निकाली हुई है, वो क्या है आपके पास 2EA, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा phi E की, जो कि आपके पास क्या है 2EA, राइट। अब यहाँ ये Q क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। इस टोटल चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। तो ये वाली इक्वेशन नंबर 4 और 5 से दोनों वैल्यूज उठाकर मैं यहाँ phi E और Q की जगह रिप्लेस कर दूंगा, तो सिग्मा A आ जाएगा यहाँ। ये एरिया वही एरिया जो कि इन टिप्स का एरिया था। अब इस एरिया के साथ वो वाला एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं एरिया को दोनों तरफ से कैंसिल कर दूं, ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अगर मैं सपोज कर रहा हूं कि यहाँ जो आपके पास मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है जहां ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया जा रहा है, वो क्या है, वो फ्री स्पेस है, तो आपके पास ये फ्री स्पेस की क्या है, परमिटिविटी है, राइट। अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती है, जो कि फोर्स की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, तो क्योंकि E इज इक्वल टू F ओवर Q होता है, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मेरे पास यहाँ इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ मैं इसके ऊपर एरो लगाऊंगा और उसके साथ एक यूनिट वेक्टर r कैप से मल्टीप्लाई किया हुआ है। r कैप एक जर्नल यूनिट वेक्टर है जो कि फील्ड की डायरेक्शन में होगा, राइट। अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।